और अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। युवा लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया। इसी बीच 20 जून यानी सोमवार कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया। हरियाणा के भी कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ हल्ला बोला है। रिपोर्ट आप देखिए, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना का विरोध, क्या भारत बंद से होगा समाधान? कितना हुआ भारत बंद का असर? अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज युवाओं ने भारत बंद का ऐलान किया। इसमें कई संगठन शामिल रहे। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसमें सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़, आगजनी आदि शामिल है। प्रदर्शनकारी अब तक कई ट्रेनों और बसों को आग के हवाले कर चुके हैं। ये 5 तस्वीरें सोनीपत, रोहतक और कलानौर, सिरसा, चरखी दादरी की हैं, जहां अग्निपथ के विरोध में युवा इकट्ठे हुए। जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि चरखी दादरी में भारत बंद का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। वहीं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारत बंद के चलते लंबा जाम लगा। सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नर्म रुख नहीं अपना रहे। वहीं ट्रेनों को और सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचाने वाले नुकसान को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी भी अलर्ट मोड पर हैं। राहुल गांधी से पूछताछ के अलावा अग्निपथ स्कीम के विरोध में भी कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। खैर, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अग्निपथ स्कीम पर बवाल कब तक जारी रहने वाला है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं इस विषय पर। प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। गर्ग साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये इसी तरह का वाकया है क्या जो देखने को मिल रहा है अभी युवाओं के बीच? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवाओं से अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति बनाए रखे। किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, आगजनी नहीं होनी चाहिए। सरकारी जो संपत्ति है अपनी ही संपत्ति है। जो जनता टैक्स भरती है उसके माध्यम से ही सरकार सरकारी संपत्ति बनाती है और जनता को सहूलियत देती है। ये तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है। साथ ही जहां तक सरकार लगातार ऐसे नए नए नियम लेके आ रही है, नए नए कानून लेके आ रहे हैं जिससे जनता में नाराजगी पैदा होना स्वाभाविक है। सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी करके पूरे देश की जनता को लाइन में लगा दिया। उस टाइम भी कहते नोटबंदी बड़ी अच्छी थी। उसके बाद देखो जीएसटी लिया है, जिन वस्तुओं में टैक्स नहीं था उन पर टैक्स लगा दिया। जिस पर 5% था उस पर 18-28% लगाकर देश में प्रदेश के अंदर व्यापार में उद्योग को इन्होंने बंद करने का, ठप करने का, कम करने का काम किया है और आम जनता की जेबों के अंदर इन्होंने डाका डालने का काम किया है। और तीसरा वाक्य देखिए, 3 कृषि कानून लेके आए। 13.5 महीने देश के अंदर आंदोलन करा, लगभग 700 किसान उसके अंदर शहीद हो गए और फिर सरकार ने मुक्ति मुखी खाकर उसे वापिस देना पड़ा। आज ये 4था कानून फेल लिया है, ये अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना मैं यही पूछना चाहता हूँ, अग्निपथ योजना जो लेकर आई है सरकार, 4 साल के लिए भर्ती होगी, 6 महीने ये युवा ट्रेनिंग करेंगे। 6 महीने के अंदर कौन सा युवा जो ऐसा है जो पाकिस्तान जैसी फौज के साथ टक्कर ले सकता हो या अपने चीन जैसे प्रभावशाली देश से टक्कर ले सकता हो? 4 साल के बाद ये सरकार, ये जो फौज से जो युवा निकलेंगे प्राइवेट नौकरी के लिए दर भटकेंगे, दर धक्के खाएंगे, नौकरी भी धक्के खाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को कोई भी योजना बनानी है तो युवाओं से, जो संगठन है, युवा है,
जो अपनी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां सभी से बातचीत करके विचार विमर्श करके चीज लानी चाहिए। 3 कृषि कानून लिया है, कोई किसान संगठन से बात नहीं, अपनी मर्जी से रातों रात हमने 3 कृषि कानून थोप दिए हैं, अपनी मर्जी से बगैर कहे हमने 3 कृषि कानून जनहित में वापिस ले लिए, हमसे गलती है माफी मांग रहे। ये देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 3 ये जो अपने अग्निपथ योजना है युवाओं को बर्बाद करने की एक साजिश है, जिसे जनता युवा किसी कीमत पर मानने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ, किसान के साथ, जनता के साथ खड़ी। गर्ग साहब, अगर आप इसे कह रहे हैं कि युवाओं को बर्बाद करने की साजिश है, तो साजिश सरकार रच रही है या सेना रच रही है? क्योंकि सेना लेकर आई है युवा को योजना को। नो सरकार कैसे? ये तो इन्होंने मैं बता रहा, ये योजना सरकार लेकर आई है। 3 सेना प्रमुख को इन्होंने आगे कर दिया। तो मतलब आपको लगता है कि भारतीय सेना के प्रमुख जो हैं वो दबाव में आ जाएंगे? बिल्कुल दबाव में है, आके जाएंगे, दबाव में है। दबाव में आकर उनसे ये बयानबाजी 4 दिन से करवा रहे हैं। तो गर्ग साहब, ऐसा पहली बार हो रहा है जब सेना दबाव में है? बिल्कुल पहली बार देश के इतिहास में आज तक तीनों सेना प्रमुख कभी भी बयान देने के लिए नहीं आए। बयान हमेशा सरकार पॉलिसी बनाती है। तो गर्ग साहब जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो तो लोगों को समझाने के लिए आ रहे हैं, ये कहकर कि 89 से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की योजना लेकर आए। केशव जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये रक्षा मंत्री जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है। योजना जब ये लेकर आते हैं, जब कोई अच्छा काम हो जाए तब हमने कर दिया, उस टाइम तो ये 3 प्रमुख को आके नहीं करते। उस टाइम हमने ये कर दिया, हमने कोई मुद्दा हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान लोगों बह इनका काम है। ये जब राजनीति रोटियां देखते हैं, मैं जवाब लेता हूँ। 3 प्रमुख याद नहीं आते। जब इन्होंने जो पॉलिसी जो लेकर आए हैं तो केंद्र सरकार लेकर आई होगी। ये सेना प्रमुख पॉलिसी बनाते हैं, सरकार कौन चला रहा है? सेना प्रमुख चला रहे हैं या सरकार? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार है। जब ये पॉलिसी लेकर आए हैं, इनको आगे आना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए। मैं जवाब लेता हूँ, मीटिंग करनी चाहिए। आत्रेय साहब, हाँ, अच्छे काम के लिए ठीक है हमेशा सरकार के साथ खड़ी रहेगी, इसमें कोई दो राय। बजरंग दास जी कहते हैं, आप करते नहीं है। मैं कर रहा आपके सामने, सबसे पहले आपके चैनल पे केशव जी मैंने अपील की है युवाओं से। चलिए 8 सालों का कोई भी एक रिकॉर्ड बताइए जब आप सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। अब आप ये मत कहिएगा 8 साल में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। मैं बता रहा हूँ, इनका काम ही ऐसा है, काम ही उल्टे इनके। ठीक है गर्ग साहब, कृषि कानून उल्टे, नोटबंदी में गिरा दिया आपको, जीएसटी लगा दिया। ठीक है गर्ग साहब, मैं जवाब लेता हूँ। मैं प्रवीण जी से जवाब लेता हूँ आपके सवालों का। प्रवीण जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, मैं बोलने से पहले भी निवेदन करूंगा कि अब जब मैं बोलूंगा तो कृपया गर्ग साहब का माइक जो है ना थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। नहीं, गर्ग साहब ही कंट्रोल में। नहीं, मैं जब बोलने वाला हूँ ना, ये कंट्रोल के बाहर जाएंगे, आपकी सरकार नहीं है, आप क्योंकि इनको जब सच का आईना दिखाऊंगा तो ये कंट्रोल से बाहर जाएंगे। मैंने क्या कहा था? अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है गर्ग साहब हमारी आवाज क्या, हमारी आवाज कुछ बोला नहीं है केशव जी, तभी ये हालात है। आप ये कहो मैं बोल लूं, बीच में टोका ये बात तो जायज है। आप आवाज म्यूट कर दो या बात कम ना ठीक है गर्ग साहब। अरे गर्ग साहब वो कह रहे हैं, मैंने किया थोड़ी ना, मैंने तो उल्टा ये कहा कि गर्ग साहब कंट्रोल में है, कंट्रोल में रहेंगे। कोई बात नहीं, सुन लेते हैं, बोलिए। गर्ग साहब ये कह रहे थे कि अगर कुछ मुद्दा सही होगा तो हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हालांकि आपने भी पूछा कि भाई पिछले 8 साल में तो आप नजर नहीं आए। तो मेरा निवेदन केवल एक है कांग्रेसी मित्रों से, भले ही आप सरकार के साथ ना खड़े हों, सरकार आपका साथ भी नहीं चाहती, लेकिन निवेदन ये है हाथ जोड़ के कि देश के साथ जरूर खड़े हुआ, देश के साथ जरूर खड़े हो जाओ, भले ही सरकार के साथ ना खड़े हो, कोई बात नहीं। ये जिस योजना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बजरंग जी ने लगभग 2 मिनट की बात में योजना के बारे में केवल 4 लाइनें बोली, और वो 4 लाइनें भी क्या बोली कि 4 साल के बाद युवा नौकरी के लिए दर दर भटकेंगे, ये इनकी लाइन थी। हालांकि इस योजना के बारे में जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कल, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया
हम भी चर्चा में जिक्र कर चुके हैं कि इस योजना में बाकायदा जो अग्निवीर 4 साल सेना में लगा के वापिस आएंगे, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सबने अपनी तरफ से जो उनकी योजनाएं हैं, जो उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया इन अग्निवीरों के लिए अपने विभाग की नौकरियों, चाहे वो सीआरपीएफ की बात करें, चाहे असम राइफल्स की बात करें, चाहे नेशनल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, चाहे स्टेट पुलिस की बात करें, और चाहे कॉरपोरेट जगत की बात करें, 85 कॉरपोरेट जगत की कंपनियों ने बाकायदा ये घोषणा की है कि इन अग्निवीरों को वो भी अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। इंश्योरेंस कंपनीज ने घोषणा की है, नेशनलाइज्ड बैंक ने घोषणा कर दी कि जो अग्निवीर नौकरी ना करना चाहे, अपना कारोबार करना चाहे, तो उसके लिए बैंक सस्ते ब्याज से फाइनेंस करने को तैयार है। तो गर्ग साहब की जो ये चिंता है कि 4 साल बाद सड़कों पे घूमेंगे, इस चिंता से मुक्त हो जाए गर्ग साहब। बाकायदा इन अग्निवीरों के लिए तो सरकारी स्तर पे भी और डिफेंस के स्तर पे भी ये प्रावधान कर दिए गए हैं कि इनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और इनके खुद के हाथ में रहेगा। लेकिन जहां तक योजना की बात है, आपने भी जिक्र किया, ये कहते कि साहब नहीं, ये सेना नहीं लेके आई, ये तो सरकार लेके आई। मैं ये जानना चाहूंगा कि कारगिल युद्ध के बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी इस विषय पे चर्चा करने के लिए, गर्ग साहब एक बात ये बता दें कि उस कमेटी में कौन कौन लोग थे? जो अरुण सिंह जी के नाम से कमेटी बनी थी श्रीलंका वॉर के बाद, जो जब हमारी पीस कीपिंग फोर्स वहां गई थी, तो वो अरुण सिंह जी कौन थे, ये बता दें एक बार गर्ग साहब। गर्ग साहब कम से कम ये तो बता दें कि 1989 से जब इस विषय पे चर्चा होनी शुरू हुई, जब दुनिया के लगभग हर देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, अलग अलग जो कमेटियां बनी, उन कमेटियों में कौन कौन लोग थे? देखिए, कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर डिफेंस के लोग, अरुण सिंह कमेटी के अंदर डिफेंस, तो क्योंकि विषय डिफेंस का है, जब विषय सेना का है तो स्वाभाविक है केशव जी, जो डिफेंस के एक्सपर्ट है, जो डिफेंस के बारे में जानते हैं, जो सेना के बारे में जानते हैं, वही लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, वही लोग योजना तैयार करेंगे, वही लोग उसके प्लस और माइनस देखेंगे। तो गर्ग साहब को पहले तो इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात, देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ सेना का नवीनीकरण, सेना जवान हो, टेक्नोलॉजी सेवी हो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का वारफेयर स्ट्रक्चर हो गया है, टेक्नोलॉजी का जिस तरह से उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसके अंदर हमारी सेना किस तरह से सशक्त रूप से सामने आई, इसके ऊपर जब काम हो रहा है, इसके लिए एक योजना आई है। और जिन अग्निवीरों को इस योजना के तहत सेना में भर्ती किया जाएगा, वो जो अगर 4 साल के बाद जब वो अपने जीवन में वापस जाएंगे, तो उनके लिए सरकार में क्या क्या प्रावधान है, कॉर्पोरेट जगत में क्या क्या प्रावधान है, व्यापार करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं, ये सब डिटेल देने के बावजूद ठीक है, अगर कांग्रेसी मित्र केवल इस बात पे आगे आलोचना करेंगे कि साहब जीएसटी लगाई थी, मैं जवाब लेता हूं, नोटबंदी की थी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गर्ग साहब इस बात का भी जवाब दे। नोटबंदी 2016 में हुई, जीएसटी 2017 में लगा, उसके बाद हम 2019 में चुनाव में गए, गर्ग साहब की पार्टी भी गई थी, हमने अपने काम बताए थे, गर्ग साहब ने अपनी बात कही थी, लेकिन जनता ने इनको नकार क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा बहुमत क्यों दिया, ये तो बता दे कांग्रेसी मित्र। अगर नोटबंदी या जीएसटी की गलती थी तो जनता ने इतना बड़ा बहुमत कैसे दे दिया? जवाब लेता हूं, लेकिन ये बात कांग्रेसी मित्रों को समझ नहीं आ रही है, केवल मीडिया में आके चिल्लाते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। गर्ग साहब, समय मेरे पास बहुत सीमित है, तो मैं चाहूंगा आप दोनों से मैं एक ही रिएक्शन ले पाऊंगा और थोड़ा सीमित समय में अपनी बात रखें। गर्ग साहब रखिए अपनी बात। प्राइवेट कंपनियां तो इसी से ऑफर दे रही है कि जो निकलेंगे फौज से उनको हम भर्ती करें। सरकार की पॉलिसी यही है, सरकार ये चाहती है देश को, फौजियों को, जिनके 36 बड़ी बड़ी कंपनी या कार्यालय के अंदर उनके अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगवा दे। देश की फौजियों को ये गेटों के ऊपर तैनात करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बीजेपी नेता का भी बयान आया था, विजय बढ़िया का भी, हम उनको बीजेपी कार्यालय में रखने के लिए तैयार है जो फौज से निकलेंगे। इसी प्रकार मेरे साथी ने कहा, जहां ये कमेटियां बनती है उसके अंदर ये सेना प्रमुख होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई फैसला लेना होता है
वो फैसला सरकार लेती है। सेना प्रमुख या उनके और प्रतिनिधि कोई फैसला लेने का उनको कोई राइट नहीं है। जो भी राइट है कानून बनाने का, कोई भी चीज नई योजना लागू करने का सरकार के अधीन है। सरकार जो भी पॉलिसी लेकर आएगी, जो भी नया नियम बनाएगी, कोई कानून बनाएगी, उसे उनको लागू करना होगा। वो उनके अधीन है, लागू करेंगे। इसमें क्या बात है, उनका काम यदि ये शो करना चाहते हैं तो ये सेना प्रमुखों ने लागू किया है, सरकार का कोई रोल नहीं। रोल सारा सरकार का है। जो भी लाठी डंडे लागू करवाते हैं। तो मेरे साथी ने कहा कि हम चुनाव में जीते, आप वोट के जोर पे नहीं, आप हिंदू पाकिस्तान फौजियों की लाश के ऊपर राजनीति करते हो। ठीक है, मैं अत्रे साहब के पास आ रहा हूं जवाब देने के लिए। फाइनल कमेंट। डॉक्टर साहब, समय की कमी है मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, समय की कमी है, मैं बहुत लिमिटेड टाइम दे पा रहा हूं आप दोनों को। मैं अत्रे जी से फाइनल रिएक्शन लेता हूं जल्दी से। अत्रे साहब, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सही बात है कि जो पॉलिसी बनाते हैं, जो उसके प्लस और माइनस डिस्कस करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, अगर सेना से संबंधित है सेना के अधिकारी करते हैं। लेकिन इस बात से कौन इनकार कर रहा है कि कानून बनाने का अधिकार सरकार का है? इस बात से तो हम इनकार ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ये पॉलिसी बनाई गई है 1989 से लेके आज तक चर्चा करके तब ये पॉलिसी बनी है। नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि आप देश के फौजियों को कंपनी के अंदर गार्ड लगाना चाहते हो। भाई इनको यही जानकारी नहीं है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं, सैलरी क्या होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इस बारे में जानकारी तो ले लीजिए। यदि फौज से वापिस आते हैं वो आज भी बैंक के अंदर या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सुरक्षा जो संभालते हैं, कंपनियों बैंक की सुरक्षा संभालते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस चीज की है, उनको इसी चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है। लेकिन इनको इस बात से भी परेशानी है कि अगर किसी अग्निवीर को मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी के अंदर सुरक्षा अधिकारी लगा दिया जाए तो उससे बजरंग जी को परेशानी है। मैंने क्या कहा था, कैसे बजरंग जी चिल्लाएंगे? मैंने बोला था शुरू में। ठीक है सर, बहरहाल आज माफी चाहूंगा मैं, समय की कमी है मेरे पास। प्रवीण जी, बजरंग दास जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, प्रियव्रत फौजी गुजरात के मुद्दा से गिरफ्तार किया गया है और हरियाणा का रहने वाला है। कोर्ट में पेश किया गया है इन चारों को, तीनों आरोपियों को। आरोपियों की गिरफ्तारी गुजरात से हुई है। कशिश कुलदीप झज्जर का रहने वाला बताया जा रहा है। हत्या से पहले ये आरोपी फतेहाबाद में ठहरे थे, ऐसी भी जानकारियां सामने आई है। और कनाडा में बैठे हुए गोल्डी बरार के संपर्क में ये तीनों आरोपी थे। कोर्ट ने 2 आरोपियों को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। 29 मई को मूसेवाला की हत्या हुई थी और तभी से इन बदमाशों की तलाश लगातार जारी थी। मूसेवाला हत्याकांड में 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल और हैंड ग्रेनेड्स इनसे बरामद किए गए हैं। बरामद किए गया जो असलहा है उनकी तस्वीरें भी आपके सामने की पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में अदालत ने इन्हें भेजा है। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को हाथ लगी है। गुजरात के मुद्दा से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। काफी मात्रा में इनसे हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शूटर्स के मॉड्यूल हेड समेत 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार विस्फोटक बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जानकारी दी। बताया जा रहा है इन 2 गिरफ्तारियों के अलावा पुलिस ने एक अन्य शूटर को भी गिरफ्तार किया है।
जाने माने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। पंजाब पुलिस 14 जून को लॉरेंस को गिरफ्तार कर एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले गई थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दलील दी कि इस मामले की जांच के दौरान पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है और उससे हिरासत में पूछताछ जरूरी है। करण खुराना हमारे साथ है। करण, क्या कुछ और लीड्स मिल पा रही हैं? देखिए, जो 3 शूटर जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें हरियाणा कनेक्शन भी जो है सामने आया है, क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो हरियाणा का है, सोनीपत का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी जो है उसने जो है पूरा जो है मूसेवाला की हत्याकांड की जो है पूरी साजिश रची थी। और हरियाणा कनेक्शन यही है कि 2 जो शूटर है वो हरियाणा के रहने वाले, एक सोनीपत का जो मास्टरमाइंड है प्रियव्रत फौजी वो सोनीपत का रहने वाला है, जबकि दूसरा जो है वो झज्जर का रहने वाला है। कशिश कुलदीप जो है दूसरा आरोपी वो झज्जर का रहने वाला है, जबकि तीसरा आरोपी जैसे कि हमने बताया भी था पंजाब का रहने वाला है। तो हरियाणा कनेक्शन सीधे तौर पर सामने आ रहा है और उनसे शूटर शामिल होते हैं। काफी सारे शूटर्स जो है 2 गाड़ियों में शूटर्स से पहले एक गाड़ी आई थी जो मूसेवाला को, जिसने मूसेवाला की गाड़ी रोक ली थी, उसके बाद जो दूसरी गाड़ी आई थी, तो 2 मॉड्यूल का जो है खुलासा करा है दिल्ली पुलिस ने। एक में जो है एक शूटर बैठा हुआ था प्रियव्रत फौजी और दूसरे में दूसरा शूटर बैठा हुआ था। तो इसी को लेकर जो है पूरा खुलासा हुआ है। 29 मई को मूसेवाला की हत्या हुई थी और इसमें जो है पहली बार जो है जिसने मूसेवाला के ऊपर फायरिंग करी पहली बार जो है गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले इनडायरेक्टली कई जो है आरोपी गिरफ्तार हुए जिन्होंने इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं मदद की थी, चाहे गाड़ी के तौर पर गाड़ी मुहैया करवाना हो या हथियार मुहैया करवाना हो। तो सीधे तौर पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन आज जो है दिल्ली पुलिस को बड़ी गिरफ्तारी हुई। हालांकि गिरफ्तारी ये गुजरात से हुई है, लेकिन जो है 2 मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं मूसेवाला हत्याकांड के वो हरियाणा के रहने वाले। तो हरियाणा कनेक्शन सीधे तौर पर शामिल, क्योंकि हमने पहले भी देखा था फतेहाबाद से एक सीसीटीवी भी सामने आया था जब पेट्रोल पंप पर आरोपी जो है तेल भरवाते हुए नजर आए थे। तो लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हरियाणा से कहीं ना कहीं आरोपी हो सकते हैं और सीधे तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलासा कर दिया है। और ये जो आरोपी आपको बता दूं कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ जो सीधे संपर्क में थे और सीधा जो है गोल्डी बराड़ जो है लगातार इनके संपर्क में था और पूरा एक अपडेट जो है ये आरोपी जो है शूटर्स है गोल्डी बराड़ को दे रहे थे। हालांकि कुलदीप माफ कीजिएगा, जिस तरीके से गोल्डी बराड़ और लगातार संपर्क साधे हुए थे, तो कोर्ट ने जो है 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाकर रखें करण। चलिए, मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।